नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरुमंत्र के अंतर्गत आज संस्कृत भाषा शिक्षण टेस्ट 2 की बात करेंगे। आइए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। असम्यक् चिनोतु। क्या है मित्रों प्रश्न? असम्यक् चिनोतु। मतलब असम्यक् से तात्पर्य है कि जो सही नहीं है उसका चयन करना है। विकल्प नंबर 1 है विचार विनिमय से साधन भाषा अस्ति, अर्थात विचार विनिमय का साधन भाषा है। तो दूसरा विकल्प है संस्कृत भाषा विश्व से आदिम भाषा अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। मित्रों विकल्प नंबर 3 है वेदांगेषु निरुक्तम व्याकरणम छंदः शिक्षा चेति चत्वारि अंगानि भाषायाः विश्लेषणेन संबद्धानि, अर्थात जो वेदांग 6 हैं, छह वेदांग कौन कौन से मित्रों? तो हम जानते हैं कि ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद, ये 6 वेदांग हैं। इन 6 वेदांगों में से 4 जो अंग हैं यानी व्याकरण, निरुक्त, छंद और शिक्षा, इन चारों का संबंध किससे है? भाषा के विश्लेषण से है। अर्थात ये 4 अंग भाषा के विश्लेषण से संबंध रखते हैं। क्योंकि मित्रों निरुक्त क्या है? कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए कौन से शास्त्र का प्रयोग किया जाता है? निरुक्त का। व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं परिष्कृत करता है, छंद भाषा को आगे बढ़ाता है, और शिक्षा वर्णों के उच्चारण स्तन आदि का ज्ञान करवाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन वेदांगों में जो 4 वेदांग है वो भाषा के विश्लेषण से क्या है? संबंधित हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है संस्कृत भाषा संविधानस्य अष्टम्याम अनुसूच्याम उल्लिखितासु भाषासु एकतमा नास्ति, अर्थात संस्कृत भाषा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें उल्लिखित भाषाओं से एक भाषा नहीं है। तो हमको क्या चयन करना है? असम्यक का चयन करना है। और मित्रों जब हम असम्यक के चयन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विचार विनिमय का साधन भाषा है, ये कथन ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, ये कथन भी ठीक है। वेदांग के 4 अंग भाषा से संबंध रखते हैं, ये भी कथन सत्य है। परंतु मित्रों ये कथन भी सत्य है कि संस्कृत भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक भाषा है, जबकि इस विकल्प में क्या लिखा हुआ है? नास्ति। इसलिए मित्रों असम्यक कौन सा हो गया? हमारा विकल्प नंबर 4। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 4 होगा। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने से पहले मैं आप ज़्यादा इसको शेयर करें जिससे सभी विद्यार्थियों तक यह प्रकरण पहुंच सके और इसका लाभ ले सके वो। मित्रों प्रश्न नंबर 2 है कि संस्कृत आयोगस्य अध्यक्ष नाम किम, अर्थात जो संस्कृत आयोग बना है हमारे उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? तो मित्रों आप सभी जानते हैं कि संस्कृत आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है मित्रों? सुनीति कुमार चटर्जी, अर्थात विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल आपका सही है। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष सुनीति कुमार चटर्जी हैं। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों असम्यक चिनोतु, यानी कि इसमें भी आपको क्या चयन करना है? असम्यक, यानी कि जो सही नहीं है उसका चयन करना है। मित्रों पहला विकल्प है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, संस्कृत आयोग 1959-60, कोठारी आयोग 1965-66। मित्रों प्रश्न बहुत आसान भाषा में पूछा गया है कि सही नहीं है उसका चयन करना, यानी कि एक तरफ विश्वविद्यालय, एक तरफ शिक्षा आयोग लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके सन लिखे हुए हैं। तो मित्रों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ये कथन बिल्कुल रूप से सत्य है, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना इसी समय हुई। तो हम ये कहते हैं कि ये कथन बिल्कुल सत्य है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग भी 1952-53 में आ गया था मित्रों, ये कथन भी सत्य है। कोठियारी आयोग भी 1965-66 में आ गया था, ये कथन भी सत्य है। लेकिन मित्रों जो संस्कृत शिक्षा आयोग है वो संस्कृत शिक्षा आयोग 1959 और 60 में नहीं आया। मित्रों ये जो संस्कृत शिक्षा आयोग, जो पिछले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि संस्कृत शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, सुनीति कुमार चटर्जी, तो मित्रों ये जो संस्कृत शिक्षा आयोग है ये 1956 और 57 में आ गया था। जी हाँ मित्रों, कब आ गया था? 1956 और 57 में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो विकल्प नंबर 3 है ये गलत है। मित्रों संस्कृत शिक्षा आयोग जिसके अध्यक्ष सुनीति कुमार चटर्जी, जो सन 1956-57 में आ गया था, और इसने तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत या कोई भी अन्य प्राचीन भाषा, कोई अन्य भाषा हो, लेकिन तृतीय विकल्प के रूप में इन्होंने कौन सी भाषा को प्रधानता दे दी थी? संस्कृत भाषा को दे दी थी। और मित्र परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत और हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो विस्तृत रूप से दिया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा जो आयोग है उसकी स्थापना कब हुई? 1956 या 57 में। तो ये प्रश्न का जो आंसर होगा वो मित्रों कौन सा होगा? विकल्प नंबर 3 होगा कि आपका जो संस्कृत शिक्षा आयोग की गठन कब हुआ? 1956-57 में। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि भाषा शिक्षण विषय प्राथमिक कार्यम भवति, अर्थात भाषा शिक्षण विषय में प्राथमिक कार्य होता है। मित्रों पहला विकल्प है संभाषणम, दूसरा विकल्प है श्रवणम, तीसरा विकल्प है लेखनम और चौथा विकल्प है मिलनम। अब भाषा शिक्षण का जो सबसे प्राथमिक कार्य है, मतलब जब भाषा शिक्षण होती है तो 4 कौशल, 4 सोपान या 4 उसके चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण कौन सा आता है मित्रों? श्रवण आता है। इसलिए चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और अपना मित्रों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि शब्द शिक्षण पद्धति कस्य विधेय अपर नाम, अर्थात जो शब्द शिक्षण पद्धति है वो किस विधि का दूसरा नाम है। मित्रों 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है वर्ण समाम्नाय विधि, अर्थात वर्णमाला पद्धति, दूसरा कथा पद्धति, तीसरा विकल्प है पद पद्धति और चौथा विकल्प है वाक्य पद्धति। तो मित्रों जो तीसरा नंबर का विकल्प है पद पद्धति, इस पद पद्धति को ही शब्द शिक्षण पद्धति भी कहा जाता है। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि पाणिनि शिक्षानुसार अधम पाठ कस्य कति दोषा, अर्थात पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो अधम यानी जो निम्न स्तर के जो पाठक हैं उनके कितने दोष हैं। तो मित्रों पाणिनि महोदय ने 6 प्रकार के दोष बताए हैं। कितने प्रकार के दोष बताए हैं मित्रों? 6 प्रकार के दोष बताए हैं कि गीति शीघ्र सिर कंपी, यानी गीत गा गा करके पढ़ना, शीघ्र तेज गति से पढ़ना, सिर हिला हिला करके पढ़ना, हाँ यथा लिखित पाठक, जैसा लिखा है पढ़ देना, अनर्थ अर्थ के साथ नहीं पढ़ना, अल्प कंठस्थ दबी दबी, ये जो 6 प्रकार के पाठक के क्या बताए हैं। तो मित्रों इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार अधम पाठक के कितने दोष हो गए हैं मित्रों? 6 दोष हो गए हैं। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है। पाठ्यपुस्तकम कस्य साधनम अस्ति, अर्थात पाठ्य पुस्तक किसका साधन है। मित्रों पहला विकल्प है ग्रहण, दूसरा है वाचन, तीसरा है विचार विनिमयस्य और चौथा है श्रवणस्य। मित्रों आप विचार करें कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ मित्रों आपने विचार कर लिया होगा। आइए चर्चा कर लेते हैं। मित्रों जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपने सही आंसर का चयन किया होगा, क्योंकि सभी पाठ्यपुस्तक पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं पाठ्यपुस्तक क्या है, पाठ्यपुस्तक विधि क्या है। हाँ तो हम कहेंगे कि पाठ्यपुस्तक किसका साधन है। तो मित्रों विकल्प नंबर 2 वाचन यानी पढ़ने का साधन है। वाचनस्य, तो जब वाचन होगा वो किसके आधार पर होगा मित्रों? पाठ्यपुस्तक। तो किसका साधन हो गया? वाचन का। आइए मित्रों वाचन को ही पठन कहते हैं, कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रहे वाचन को ही क्या कहा जाता है? पठन कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 8 कि अनुवाद शिक्षणस्य विधि नास्ति। बहुत अच्छा प्रश्न कि अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है। तो मित्रों अनुवाद शिक्षण संस्कृत भाषा जो विधाएं हैं उनमें से एक
शिक्षण है तो अनुवाद शिक्षण भी करवाया जाता है, तो उसकी विधि कौन सी नहीं है बताना है। तो मित्रों पुस्तक विधि अनुवाद शिक्षण की विधि है, द्विभाषी विधि अनुवाद शिक्षण की विधि, अनुकरण विधि अनुवाद शिक्षण की विधि है। लेकिन मित्रों जो भंडारकर पद्धति है, ये भंडारकर पद्धति अनुवाद की नहीं, व्याकरण शिक्षण की पद्धति है। और मित्रों इसका एक और नाम है, कौन सी विधि कहते हैं इसको हम? व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। क्योंकि मित्रों यह जो व्याकरण अनुवाद विधि है, इस विधि के प्रवर्तक राम कृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय हैं, इसलिए इस पद्धति को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। और यह पद्धति व्याकरण शिक्षण की पद्धति है। इसलिए मित्रों प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, और अपना अगला प्रश्न है अव्याकृति पद्धत्याः अपर नाम किम? पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो मित्रों अव्याकृत पद्धति का दूसरा नाम देखते हैं विकल्प 4 में, पारायण विधि, प्रत्यक्ष प्रविधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3 कि भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि से तात्पर्य है कि विद्यार्थी को अच्छे वैज्ञानिकों के साथ क्या लाया जाता है? संसर्ग में लाया जाता है, संगत करवाई जाती है उनकी, जिससे वो क्या करे? भाषा वैज्ञानिक बन सके भाषा विद्वानों के साथ। आइए मित्रों अब प्रश्न नंबर 10 की और आज के अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आगमन पद्धता प्रथमम सोपानम अस्ति, अर्थात आगमन पद्धति का पहला सोपान क्या है? तो मित्रों सब जानते हैं आगमन पद्धति व्याकरण शिक्षण की पद्धति है। और इस व्याकरण शिक्षण की पद्धति का जो प्रथम आगमन पद्धति का जो प्रथम सोपान है वो क्या है मित्रों? उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में नियमों की ओर जाया जाता है। इसलिए इसके सबसे पहले क्या किया जाता है मित्रों? उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। आशा है आप लोगों को ये शिक्षण विधियों के जो टेस्ट सीरीज चालू की है उसमें बड़ा आनंद आ रहा होगा। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।